नमस्ते स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर 5 केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले चीज मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सिखाने जा रहा हूँ वो है कि मान लो आपके पास आपका रूम है। उस रूम में आपके पास आपका खुद का कबोर्ड दिया हुआ है। That cupboard is specially for arranging the books. आपके पास यहाँ पे किताबें दी हुई है, बुक्स रखी गई है, ठीक है। बहुत सारी है उसमें। 9th की बुक्स हैं, 10th की बुक्स हैं, 8th की बुक्स हैं, सब सब्जेक्ट की। SST की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक्स है, साइंस की बुक्स है और मैथ्स की बुक्स है। साथ ही साथ बहुत सारी नॉवेल्स एंड मैगजीन्स भी है। अब सब ये मिक्स बुक्स हैं सब इसमें। तो अभी आपको मान लो कि कोई आपका जूनियर या आपके कोई यंगर सिबलिंग्स होंगे तो आपसे मांगेंगे कि भाई अभी वो 9th में आ गए, आपकी बुक्स मांगे तो आप कैसे दोगे? सबको इकट्ठा कर दोगे? तो उससे बेटर है कि भाई अगर आप उसको अरेंज कर दो। जैसे मैं 8th को यहाँ पे बुक्स रख रहा हूँ, 9th की बुक्स यहाँ पे रख रहा हूँ, 10th की बुक्स यहाँ पे रख रहा हूँ और नॉवेल्स प्लस मैगजीन्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कितना ईजी हो जाएगा। अब फिर आपको 10th में ही जाके आप 9th की बुक्स मांग रहे हैं तो उसमें से जाके फिर आप साइंस की बुक को भी निकाल सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मान लो कि भाई इतना पोर्शन है उसमें, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। SST की बुक यहाँ पे, इंग्लिश की बुक यहाँ पे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। हिंदी की बुक यहाँ पे, साइंस की बुक यहाँ पे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। नॉवेल्स यहाँ पे, मैगजीन्स यहाँ पे और इसको मैं सबसे नीचे मैथ्स दे रहा हूँ। अब आपको कोई भी बोले कि भैया भैया मुझे SST 9th की बुक चाहिए, तो आप सीधा SST में जाओगे, फिर 9th की बुक निकालो। ये भी एक तरीका है। तो हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? टू ईज टू ईज मतलब इजीली हम पढ़ाई कर सकें। इजी पढ़ाई तो इन द सेंस कि इजीली हम उसके बारे में समझ सकें, इजीली उसके बारे में हम प्रॉपर्टीज उसकी समझ सकें। यही चीज हमारे साथ केमिस्ट्री में हुई थी। एट प्रेजेंट आपको पता है कि सबसे पहले तो ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। उसमें से 98 है वो नेचुरली अकरिंग है और जो 20 है वो बनाए गए हैं। In order to study the properties of all these elements separately, इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को सेपरेटली पढ़ना हो, साइंटिस्ट फेल्ट द नेसेसिटी टू ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर। एक एक के बारे में क्या पढ़ने का, एक दो तीन। उससे बेटर क्या है कि आप उनको एक ग्रुप में बना दो। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा था, उस अभी उस किंगडम में फिर आपने अलग अलग फाइलम्स होते हैं, अलग अलग क्लास होते हैं, अलग अलग क्लास, ऐसा ही कुछ था। बायो में थोड़ा वीक है। फिर उसमें लास्ट फाइलम होता है। फाइलम में लास्ट फाइलम वर्टिब्रेटा में भी अलग अलग होता है। फिर उसमें हम वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स के बारे में जो भी है तो उनको पता है कि उनके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बोन बोन होते हैं। फिर वो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए उसको मैमल्स कहा जाता है। तो फिर वो इजी हो जाता है। फिर उसमें जो भी आते हैं सबकी वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो है ही। तो मतलब एक को पढ़ लिया तो बाकी सब में वही होगा, तो वो कॉमन कैरेक्टर हो, बाकी सबको इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े तो वो टाइम बच जाए और वो मेहनत बच जाए, उसके लिए हम करते हैं। So all the elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties of elements. सबकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सिमिलर हो। उनको एक ग्रुप में रखा है ताकि उनको फिर पढ़ाई करना हमारे लिए इजी हो जाए। So in this chapter we will study various attempts which have been made to classify the elements from time to time, and finally we will study modern classification of elements. बहुत टाइम से ये चल रहा था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। फिर फाइनली सब कुछ तोड़ मारो के फाइनली एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो पुराने मेथड्स के जो सारे हैं वो हम देखने जा रहे हैं। क्लियर होगा? सबसे पहला है डॉब्रिनस ट्रायड्स। ये देखो, जोहान वॉल्फगंग डॉब्रिनर 1829 में एक जर्मन का केमिस्ट था। उसने पहला जो मेथड बनाया उसको नाम दिया डॉब्रिनस ट्रायड्स। बराबर 18, आप बोलो सर यहाँ पे 1817 में जन्म, 1817 से 1829 के बीच में
बराबर है। इन द ईयर 1817, 1829 कट कर दो, 1817, जॉन वॉल्फगंग डॉबरेनर, ये फिगर 18 ये पिक्चर 1829 का है, उसने करा था 1870 में, हैज मेड एन अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। जो तीन के सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक साथ, जो तीन के सिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ, तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा टाइप्स। He called these groups as triads. तीन ने इसलिए उनको triad नाम दिया। Dobrener showed that when the 3 elements in a triad were arranged in the order of increasing atomic mass, अब कैसे अरेंज किया कि भाई उन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब मान लो पहले का मास 4, दूसरे का 6, तो तीसरे का 8, ऐसे। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अब ये तीनों को रैंडमली नहीं लिया, अब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम आई तो उनको एक साथ रखा। अब देखो 4 और 8 का आप एवरेज करो, एवरेज मतलब समझ रहे हो, 4 + 8/2 कितना आएगा, रफली बीच वाला ही आएगा। और यही कॉन्सेप्ट से डॉबरेनर ने रीअरेंज करना स्टार्ट किया। कौन से, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों का एवरेज किया। सेलेनियम, कैल्शियम, बेरियम, इनका किया। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इसका किया। सेलेनियम, सल्फर और टेलुरियम, सेलेनियम है और स्ट्रेंटियम है, इसका नाम शायद कुछ है। ये 4 ट्राइड्स उसने बनाए। भाई किसी भी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो लिथियम और पोटेशियम को ऐड किया, सोडियम मिला। कैल्शियम, बेरियम को ऐड किया तो Sr मिला। क्लोरीन, आयोडीन को ऐड किया तो ब्रोमीन मिला। St को ऐड किया तो सेलेनियम मिला। ये 4 ट्राइड्स थे। पता तो चल गया ना डॉबरेनर भैया ने किस 3 के फॉर्मेट में अरेंज किया, किस हिसाब से कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और फिर उस हिसाब से। ये देखो Li का मास होता है 7, Na का होता है 23 और K का 39। 7 और 39 का एवरेज करेंगे 23 मिला। Cl का 35.5, I का 127, एवरेज करेंगे तो रफली 81.25, मतलब 80 के आसपास है। कैल्शियम का 40, बेरियम का 137, सीरियम का, स्ट्रॉन्टियम का 88 है, एवरेज किया तो 88.5, रफली उतना ही मिला। यही आया। ये 3 ट्रायड्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज ग्रेट इन सिग्निफिकेंस इन प्रिसीडिंग एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट। इवन इन दीज डेज दिस एलिमेंट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज। आज की तारीख में ये सब एक ही ग्रुप में है। तो वो देखो, एक बात समझो, कोई भी बंदा कुछ भी स्टार्ट करता है, भले ही वो गलत हो, उसने इनिशिएट किया तो हमेशा याद रखा जाता है। जैसे एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल गैलीलियो से पहले एरिस्टोटल ने बहुत सारी थियरी दी थी, गैलीलियो ने उसको गलत प्रूव की, बट स्टार्टिंग करने वाला क्या, एरिस्टोटल। फिर भी हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज उसने जो गलती करी वो दूसरे साइंटिस्ट नहीं उसमें कुछ चेंज करके वापस अपना निकालता। वापस उसने गलती करी तो दूसरा को साइंटिस्ट उसमें से गलती नहीं करेगा, वो सारी चेंज करके बनाता रहेगा। मतलब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट होंगे उनका काम तो इजी हो गया, क्योंकि आगे वाले ने इतना सब तो कर दिया है। अब जो इसने बंदे ने, इस डॉबरेनर ने गलती करी, वो नेक्स्ट जो आएगा उसने वो गलती नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। बट जो इनिशिएट करना ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन है ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्रायड्स। अब उस टाइम पे इन 9 के अलावा बहुत सारे और थे, 25-30 थे, सब इस हिसाब से नहीं कर सकते। ओनली फ्यू, जैसे पहला ये और दूसरा ये और तीसरा ये, यही रख सकते थे। बाकी को रखना, ये अकॉर्डिंग रखना फिट नहीं हो रहा था। बराबर है। अब जैसे बाकी बहुत सारे ऐसे थे कि भाई जिनको रख दिया 3 के ग्रुप में, तो पहले और तीसरे का एवरेज दूसरा बीच में नहीं आ रहा था, तो ये गलत हो गया। देखो, लॉ इसको बोलते हैं जो सबको अप्लाई हो। अब सिर्फ 3 को अप्लाई और बाकी को अप्लाई नहीं हो, तो मतलब ये मेथड तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर भी पढ़ा, हाँ पढ़ा, तो आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जो सेकंड मेथड था वो भैया नाम है उसका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट, ये देखो फाउंड दैट, क्या फाउंड किया, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। हर 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट जैसा है। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। कौन सा? सारे गामा पा ध नी, फिर वापिस सा आता है 8वां। और वेस्ट में सारे गामा पा ध नी सा की जगह पर होता है दो री मा फा सो लाती, दो री मा फा सो लाती। याद नहीं रखने, सिर्फ समझने के लिए।
Therefore he called it law of octaves. इसको उन्होंने नाम दिया law of octaves. 8 है ना, हर 8वां है वो 7 जैसा रिजेंबल हो रहा है, and this is known as Newland's law of octaves. This is known as Newland's law of octaves. A part of the original form of Newland octaves is given in the table. इसके बाद जो टेबल है तब है, ये मैंने, ये देखो ये भैया थे न्यूलैंड, 1865 का फोटो है, 1866 में उसने बनाया, ठीक है। हाइट 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इस जैसा है, लिथियम सोडियम जैसा है वो हमने अभी चेक किया, बेरिलियम मैग्नीशियम जैसा, बोरोन एल्यूमिनियम जैसा, कार्बन सिलिकॉन जैसा, सोडियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसा है, ऑक्सीजन सल्फर जैसा है, नो डाउट हर 8वां है वो रिपीट हो रहा था, बट किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सबको अरेंज करते गए, तो हर 8वां है वो पहले जैसा रिजेंबल करता है। ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, बनाना आपको ये है, ये रहा देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, दो रे मी फा सो ला टी, फिर दो, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर वापस इधर, फिर फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, वापस इधर, क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम क्रोमियम टाइटेनियम मैंगनीज आयरन, फिर कोबाल्ट एंड निकल। अब देखो प्रॉब्लम ये आएगा कि कभी कभी तो उसको दो को एक साथ रखना पड़ा, ठीक है, ये देखो ये दो को, ये तो गलत हो गया, ये उसका पूरा टेबल है, बना लीजिए। फिर उसने क्या क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ, उसने बहुत सारी गलती करी, 3 गलती। सबसे पहला, दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम कहाँ गया यहाँ से, फिर सबके एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं हो रहे थे, कभी देखो टीन का कम है फिर भी उसको पीछे रखा, क्रोमियम का ज्यादा है फिर भी उसको आगे रखा, ऐसा भी हो रहा था, मतलब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। तो बहुत, फिर वो एटॉमिक, क्योंकि उसने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो कैल्शियम के बाद तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था, तो गलत हो गया ना भाई, ये तो ऐसा नहीं, तो ऐसा थोड़ी चलता भाई, सब जगह पे सेम होना चाहिए, पहली गलती। After calcium, every eighth element did not possess the same property similar to that of the first. अगर मान लो उसने अरेंज भी किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्रोमियम है जैसे कैल्शियम है वो जिंक जैसा नहीं दिख रहा था, पोटेशियम है वो कॉपर जैसा नहीं होता है, बराबर है, कोबाल्ट निकल क्लोरीन जैसा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, ओके। Newland assumed that there were only 56 elements existed in nature and no more element would be discovered in the future. इसको बोलते हैं इसका अहम, ओवर कॉन्फिडेंस। उसने बोला कि भाई इतना ही है और कोई नहीं होगा, ये फाइनल है, मान लो इतना ही, इसलिए इसको ऐसे ही रखना है। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड whose property did not fit into the law of octaves, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग रखते गए तो फिट नहीं हो रही थी। तीसरा, in order to fit elements into a table, Newland adjusted two elements in the same slot and also put some unlike elements under the same column, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, अब वो कभी भी क्लोरीन के साथ मैच नहीं करता, फिर भी उनको उसके नीचे रखा, are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine, bromine, which have very different properties that of these elements. Iron, which resemble to cobalt and nickel in properties, has been placed far away from this element. आयरन और कोबाल्ट निकल मैच कर रहे थे, अगर आपने टेबल बनाया होगा तो देखा होगा, तो कभी भी कैसे भी मजा आया ऐसे उसने अरेंज कर दिया। Hence Newland's law of octaves worked well with only lighter elements. Lighter elements मतलब कहाँ तक, कैल्शियम तक, कैल्शियम तक, उसके बाद उसका काम नहीं हो रहा था, ठीक है, पक्का, डन, आगे बढ़े। हाँ, अब बात आती है मेंडलीव भैया की, देख रहे हो ये रहा मेंडलीव भैया बाजू में, ठीक है, क्लियर हुआ, ये था मेंडलीव भैया हमारे, मेंडलीव दाढ़ी वर्दी देव, नहीं सर ऐसे मस्ती नहीं करते, बंदा बहुत अच्छा था, ही इज नोन एज द, कभी जिसके कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। अब तो सर इसने तो खुद का पीरियोडिक टेबल बना, हाँ, इसके पीरियोडिक टेबल के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में इजी रहा। Dmitry Ivanovich Mendeleev, रशियन का ही ऐसा नाम हो सकता है, रशियन केमिस्ट, was the most important contributor for the early development of the periodic table of elements, है, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass। किस तरह से उसको अरेंज किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज किया, एटॉमिक मास के उसको अकॉर्डिंग ही अरेंज किया, बट उसमें जो प्रॉब्लम आया ना वो क्या था, सॉरी मैं थोड़ा गायब हो गया था, या the fundamental property of atomic mass and also on the similarity of chemical properties, only 63 elements were known at this time।
ये जब इन्होंने टेबल बनाना स्टार्ट किया तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली वो कौन सी थी, एटॉमिक मास, और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। उन सबको उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप में रखा। न्यूलैंड की तरह नहीं कि हर 8वां, उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी अपनी अपनी मतलब एलिमेंट्स की, कि भाई एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं कि सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है Na2O, पोटेशियम है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है K2O। मतलब ये बंदे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं वो सब सेम सिमिलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए Na और K क्या है, सेम टेबल में। तो वही चीज हमारे मंडलीय भैया ने देखी, बराबर है। कैसे देखा मैं आपको बताता हूँ। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical property। उसने एक रिलेशनशिप बनाया, एटॉमिक मास भी बढ़ाता गया और साथ ही साथ उसने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही है या नहीं। वेयरएज न्यूलैंड ने सिर्फ क्या देखा, न्यूलैंड ने सिर्फ एटॉमिक मास देखा। मैंने आपको बताया ना, एक एक जो बंदे ने गलती करते गया उसमें वो सुधारता गया। यहाँ पे उसने केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में देखते गया। Among chemical properties, he concentrated on the compound formed by the elements with oxygen and hydrogen, as they are very reactive and form compound with most element। क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आ सकता है मोस्ट IMP क्वेश्चन, बिकॉज के वो काफी रिएक्टिव होते हैं और सबके साथ कंपाउंड बनाते हैं। He took the formula of the hydrides and oxide formed by an element as one of the most basic property of an element for its classification। हाइड्राइड ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड, सबका एक कॉमन फॉर्मूला। जैसे देखो Na2O K2O, तो उसकी जगह पे हम R2O लिख सकते हैं कि भाई उस वाले जो भी बंदे होंगे वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। He then arranged 63 elements in the increasing order of their atomic masses and found that there was a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical property। फिर क्या किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास करते गए तो ऑटोमेटिकली देखा कि भाई ये सारे जो एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं। पहले तो उसने सब कब देखो उसने किया ये था, इसमें नहीं लिखा मैं आपको बताऊं। उसने एक कार्ड लिया, कार्ड पे उसका नाम लिखा, एटॉमिक मास लिखा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो लिखा और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो लिखा। फिर उसको सबको अरेंज करता गया, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं उन सबको। दो चीज उसने देखी, एटॉमिक मास भी देखा और साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी देखता गया। He observed that elements with similar properties fall in the same vertical column। सब एक ही कॉलम में आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। And these vertical columns are called groups and horizontal rows are known as periods। उसने देखा भाई सारे वर्टिकल कॉलम और सारे हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स। उसके बेस से मंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। ये याद रख लेना, 1 मार्क के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्या दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब आफ्टर सम टाइम, पीरियड का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो वापस रिपीट होगा, नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट पीरियड। वो भी एग्जैक्टली 40 मिनट्स या 30 मिनट्स, जिस स्कूल में जो जो पीरियड होता है उस हिसाब से। आर द पीरियोडिक फंक्शन मतलब आफ्टर सम टाइम, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास मतलब उसके हिसाब से वापस रिपीट होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द, प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, ऑन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से पीरियोडिसिटी सेम होती जाएगी, सेम होती जाएगी मतलब वापस नेक्स्ट आएगा उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, इस हिसाब से। ठीक है, पक्का, प्लीज ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से उसने पूरा टेबल बनाया। अब देखो ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स हैं। ऑक्साइड मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है पूरा, उसमें फर्स्ट ग्रुप वाले R2O की तरह एक्ट करेंगे। तो पता है H2O, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Ag2O, ये सब इस हिसाब से। ये वाले सब ग्रुप हैं वो RO की तरह एक्ट करते हैं, BeO, MgO, CaO, ZnO, SRO, CdO, BaO, ये सब इस हिसाब से। ठीक है, और ये जो ग्रुप वाले वो R2O3 के हिसाब से अरेंज करते हैं, B2O3, Al2O3, Ga2O3, Y2O3, बराबर है, उस हिसाब से। ये भी RO2, RO2 मतलब CO2 आपको पता है, SiO2 पता है आपको, TiO2 पता है, GeO2, ZrO2, SnO2, ये सब। ये R2O5, N2O5, P2O5, V2O5, उस हिसाब से। इस तरह से ऑक्सीजन का तो हो गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी होता है। ये देखो
LiH होता है, NaH होता है, KH होता है, AgH होता है, ये RH2, MgH2, CaH2, ये RH3, AlH3, SCH3, इस हिसाब से आप बोलो सर यहाँ पे RH, यहाँ पे RH सेम, यहाँ RH2 सेम है बट साथ में देखो RO3 दोनों को चेक करना है, तो इस हिसाब से वो अरेंज करते गए तो ये पूरा इस तरह से टेबल बना। बढ़िया, पक्का है ना, तो बोल दो ओके डन। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा टेबल अरेंज किया था और ये टेबल बन गया। आपको टेबल बनाना नहीं है और याद भी नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि उसके 7 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे, हर एक पीरियड में 2 सीरीज बनाई थी, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। क्लियर हो गया, डन। एक्चुअल टेबल ये रहा देखो, और ये ट्रांजिशन सीरीज लास्ट में ये देखो आयरन CO और NI ऐसे आएंगे, आयरन CO NI RU RH PD OS IR PT ऐसे लाइन में आएंगे, ठीक है। ये रहा देखो, ये रहा, उसको ट्रांजिशन सीरीज बोलना है इस हिसाब से। क्लियर हो गया पूरा टेबल, ठीक। अब उसके फीचर्स, दिस टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। आप बोलोगे सर 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां है, 8 एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, 8 ग्रुप और 6 पीरियड। इन इस टेबल मेंडलीव लेफ्ट गैप, ये जो बंदा है ना बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। In this table, Mendeleev left gap for the elements by prefixing a Sanskrit numeral eka for 1, divi for 2 and tri for 3. eka, divi and 3. संस्कृत बोला था मैंने, सब जगह पे आता है। हम एज अ इंडियन कभी नहीं मानते हमारी संस्कृति को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बाहर वाले सब चुरा के लेके गए और हम उधर के उधर गधे हैं, वो सब अच्छे से उसको मैनिपुलेट करके पढ़ के हमको बता देते हैं और हम मान लेते भाई तूने डिस्कवर किया, वेरस हमारे पास तो था ही, फिर भी हम नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई नहीं, टू द नेम ऑफ द प्रेसिडिंग सिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, जैसे उसने बोला कि भाई यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ आ सकता है, तो उसने जगह छोड़ दी। जैसे देखो ये जो बंदा है वो बाद में डिस्कवर हुआ, उसने जगह छोड़ दी, किसके नीचे, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे, उसको उसने क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम है, एका एल्यूमिनियम। बोरॉन के नीचे जस्ट था इसलिए एका बोरॉन, सिलिकॉन के नीचे जस्ट था इसलिए एका सिलिकॉन, सिलिकॉन जस्ट नीचे, which after the discovery were named as scandium, gallium and germanium respectively। मतलब वो सही था, उसने पहले से ही क्या बोल भविष्यवाणी करके रख दी थी, प्रेडिक्शन कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अब सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं किया था, he also predicted the atomic mass and properties of several elements that were not known at that time। उसने बोला था यहाँ पे कोई आएगा जिसका मास ये होगा, जिसकी प्रॉपर्टी ये होगी, ओके। कौन सा, एलिमेंट्स लाइक स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने जो उसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की थी वही आई। फॉर एग्जांपल गैलियम था, वो क्या उसने नाम दिया था, एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम को मेंडलीव ने बताया था उसका मास 68 होगा और एक्चुअली उसका मास 69.7 है, देख लो। उसने बोला था उसका फॉर्मूला E2O3 होगा ऑक्सीजन के साथ, वही हुआ Ga2O3। उसने बोला था Cl के साथ वो ECl3 रिएक्ट करेगा, GaCl3 ऐसे रिएक्ट करता है। मतलब वो फार साइटेडनेस, उसको फार साइटेडनेस तो बोलते ही है, साथ ही साथ उसको दिमाग बोलते हैं, जो हमारे पास नहीं है। डन, क्लियर हो गया। तो ये प्लीज उसके फीचर्स लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिमिटेशन भी आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। और 2 फीचर्स हैं। In order to group the elements having similar properties together at some places, Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before the element with a slightly lower atomic mass। रीअरेंजमेंट करने के लिए उसने बीच बीच में कहीं पे उसने एक रूल तोड़ दिया, और वो रूल क्या था, हायर एटॉमिक मास को पहले छोड़ दिया और लोअर एटॉमिक मास को बाद में कर दिया। वैसे बढ़ना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, बट देखो फिट तो करना ही अपने को, तो उसने थोड़ा बहुत इस हिसाब से देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दीज वर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन अवर एटमॉस्फेयर। ये जो सारे हैं नोबल इसलिए तो बोलते हैं कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जहां पे वहीं पे पड़े रहता है और काफी कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए इसको डिस्कवर, अगर किसी के साथ रिएक्ट करे तो हमें पता चले कि भाई इसमें कुछ नया है, ये अकेला ही पड़ा रहेगा
और ऊपर से एनवायरनमेंट में बहुत कम होते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये है। तो मेंडलीव ने क्या किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन these gases were discovered they could be placed in a new group without it disturbing the existing one। ऐसे ही पूरे का पूरा फिट हो जाए भाई, इनको उठा के डाल दो, जैसे ये पूरा टेबल है ना, लास्ट में यहाँ पे डाल दिया नोबल गैस, कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ इनको। वरना कभी कभी बीच में से ग्रो, बीच में आप डाल दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, नहीं लास्ट में कर दिया, कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ इसको, समझे, पक्का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। फिर भी उसके लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन है, सबसे पहला हाइड्रोजन का, ये जो लिमिटेशंस थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सारी निकाल ली, इसलिए लिमिटेशन अच्छे से पढ़ लो तो नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं। Moreover, it combines with halogen, oxygen and sulfur to give similar type of compound as given by alkali metal। ये तो गंदी बात हो गई यार, क्लोरीन के साथ ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे अल्कली रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही जैसे अल्कली रिएक्ट करते हैं, सल्फर के साथ ऐसे ही। बट जस्ट लाइक हैलोजन इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ये देखो ये तो सारे Na अकेला ही रहता है, K अकेला ही रहता है, बट H अकेला नहीं रहता, वो तो H2 होता है, मतलब वो हेलोजन, हेलोजन मतलब लास्ट वाला ग्रुप, मैं कल आपको बताऊंगा। हेलोजन मतलब क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, फ्लोरीन F2, उस फॉर्मेट में रहता है, और वो मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के साथ वो कोवेलेंट कंपाउंड बना होता है। तो अब इसको रखे कहाँ पे, अल्कली मेटल में रखे ताकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, कि भी उसको हेलोजन ग्रुप में रखे कि वो हेलोजन ग्रुप की तरह दिया करता है। Thus its position was not fixed in the Mendeleev's periodic table, but it was kept with alkali metal। फिक्स नहीं थी, बट फिर भी उसने बोला कि ठीक है तुम सबसे पहले तो पढ़े रहो उधर, बराबर है, ऐसा क्लियर हो गया। दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स मतलब क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number। Isotopes and element have similar chemical properties but different atomic mass। okay, chemical properties हम but atomic mass अलग है। जैसे क्लोरीन दो होते हैं, क्लोरीन दो होते हैं Cl35 Cl37। अब दो क्लोरीन है, और अब यहाँ पे मजा ये है कि भाई क्लोरीन 35 को कहाँ पे रखे और क्लोरीन 37 को कहाँ पे रखे, क्लोरीन तो एक ही है। तो क्या हो गया, द प्लेसिंग ऑफ दिस टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब उसको एक ही जगह पे कैसे रखा, क्योंकि दोनों का मास तो अलग है, ये भी नहीं पता पाया, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास, अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास मतलब another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next। अब देखो ये आपका टेबल है, इसके बीच में कितना का गैप है, 2 का, इसके बीच में 2.8 का, इसके बीच में 1.2 का, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 1.9 का, अब इसके बीच में 3 का। अब अनसर्टेन है, कभी 1 2 बढ़ रहा है, कभी 1.2 बढ़ रहा है, कभी 3 बढ़ रहा है। अब ऐसा तो थोड़ी चलेगा। अब देखो इसके बीच में तो 7 का गैप आ गया, वैसे इसके बीच में 1 का गैप है, वैसे इसके बीच में तो है ही नहीं गैप कुछ, इसके बीच में देखो 4 का गैप है, मतलब मजा ऐसा गैप बना दिया। तो अनसर्टेनिटी मतलब देखो कोई भी लॉ होता है, मतलब आप इक्वली इंक्रीज होने चाहिए ना, कि भाई फर्स्ट पीरियड में इतने इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड पीरियड में इतना इंक्रीज हो रहा है, वो ऐसा कुछ बता नहीं पाए। तो अनसर्टेनिटी इन इंक्रीजिंग मासेस मतलब कि भाई कैसे बढ़ रहे हैं। So it was not possible to predict how many elements could have been discovered between two elements, especially when we consider the heavier element। तो हम बता नहीं सकते उसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, फ्यूचर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट आ सकते तो कितने आते हैं वो तो नहीं पता, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गया। और सबसे लास्ट जैसे बताया था कि भाई अरेंजमेंट करने के लिए उसने हैवी एलिमेंट को आगे रख दिया, लाइटर एलिमेंट को पीछे रख दिया। चलो हम इसमें से पैर फाइंड आउट करते हैं, आपको मैं दे रहा हूं टाइम, पॉज करके मुझे बताइएगा कि भैया इसमें से कौन हैवी आगे है और कौन लाइट पीछे है। करा, सबसे पहला ये देखो वी हैवी आगे है, लाइट पीछे है। दूसरा ये
कोबाल्ट निकल, आगे पीछे है, जल्दी से बताओ। और तीसरा ये रहा। और कोई दिख रहा है आपको? मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं, आपको कोई दिखे तो बताइएगा। ये 3 तो है ही, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं जो हैवी एलिमेंट क्या है, हैवी एलिमेंट आगे है, लाइट एलिमेंट पीछे है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक बहुत बड़ा सा डिसएडवांटेज है। टेलुरियम और आयोडीन हो गया ना, टेलुरियम आयोडीन, फिर दूसरा क्या, पोटेशियम कोबाल्ट। पोटेशियम कहाँ पे है? को आर्गन वाज प्लेस्ड बिफोर, आर्गन तो है ही नहीं इसमें। ये 3 ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 3 है, आपको एग्जांपल आई थिंक सो एक और है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ढूंढ लेना, ठीक है। सो ये ऐसा भी सारे प्रॉब्लम्स फेस हो चुके हैं। तो ये 4 ऐसे उसके लिमिटेशन थे, और लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं और वही बेस होते हैं जो आगे जाके पता चला कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उससे बना। तो आज का लेक्चर में यार हमारे यहीं पे खत्म होता है। स्टडी वेल, टेक केयर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलेंगे, ठीक है बेटा, बाय।